हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12th के थर्ड लेसन के बारे में, कृषि विज्ञान विषय के बारे में, जिसका नाम है सिंचाई या इरिगेशन। कुछ इसकी जानकारी अपने क्लास 11th के सिंचाई के लेसन के बारे में कर चुके हैं, बाकी कुछ जानकारी इस लेसन में करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले है अध्याय 1। इसका नाम है बेटा सिंचाई या इरिगेशन। ठीक है, इसकी चर्चा अपने कुछ कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में कर चुके हैं और कुछ चर्चा अभी इस पाठ्यक्रम में कक्षा 12th के बारे में करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कि अपने इस कक्षा 12th के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे, इसको अपने लिखते हैं। सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे सिंचाई क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में। उसके बाद में सिंचाई के उद्देश्य के बारे में, सिंचाई के उद्देश्य के बारे में, और थर्ड अपने इसमें बात करेंगे सिंचाई कब और कब करनी चाहिए, कब और कितनी करनी चाहिए, कब और कितनी करनी चाहिए। इन 3 टॉपिक्स की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद अपने अगली वीडियो में सिंचाई की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, सिंचाई की विधियों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपने बिना देरी किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं सिंचाई की परिभाषा, डेफिनेशन से। बेटा सिंचाई क्या होती है? सिंचाई पौधों को पानी कृत्रिम रूप से देना सिंचाई कहलाता है। प्राकृतिक रूप से पानी नहीं बेटा, वर्षा का पानी सिंचाई नहीं कहलाएगा। कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, इसको अपने लिखते हैं। देखिए लिखने के लिए अपने लिखते हैं फसलों की उचित वृद्धि एवं फसलों की उचित वृद्धि एवं वाष्पोत्सर्जन एवं जल मांग को वाष्पोत्सर्जन एवं जल मांग को पूरा करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन एवं जल मांग को पूरा करने के लिए एवं मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया पानी सिंचाई कहलाता है। दिया गया पानी सिंचाई कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये है सिंचाई की परिभाषा। मतलब फसलों की उचित वृद्धि के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, जो पौधे पत्तियों से जो पानी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जल मांग, जो पौधों को जल चाहिए उसको क्या बोला जाता है? जल मांग। इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए जो अपने कृत्रिम रूप से पानी देते हैं बेटा, उसको सिंचाई बोला जाता है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे सिंचाई के क्या क्या उद्देश्य है। उद्देश्य क्या क्या है सिंचाई के बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपने सिंचाई के उद्देश्य।
सिंचाई के उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले अपने सिंचाई के उद्देश्य देखें तो क्या होगा बेटा, फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, वाष्पोत्सर्जन से जो हानि होती है फसलों को उसके लिए पौधों को जल आवश्यक है। तीसरा अपने देखें तो अपने क्या देते हैं, फसलों को उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं, उसके लिए क्या होता है, पानी आवश्यक होता है। अपने बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, उसके लिए भी फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके बेटा उद्देश्य होते हैं, सिंचाई की आवश्यकताएं होती है, क्यों आवश्यकता होती है और उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से अपने सिंचाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला देखते हैं अपने पौधों की वृद्धि के लिए। सबसे पहले बेटा पौधों की वृद्धि के लिए अपने क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। दूसरा बेटा सूखे से बचाव के लिए, सूखे से बचाव के लिए अपने क्या करते हैं बेटा, सिंचाई करते हैं। तीसरा बेटा फसलों को पाले से बचाने के लिए, ठीक है। पाले से कैसे बचाया जाता है, जैसे फुहारा सिस्टम से अपने सिंचाई करते हैं, या फसलों को क्या है अधिक पाला होने पर अपने थोड़ी सी हल्की सिंचाई कर देते हैं ना, उससे क्या है ज़मीन का थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। इसके आगे अपना चौथा लिखते हैं बेटा, वायुमंडल और मृदा व वायुमंडल में उचित उचित नमी के लिए भी अपने क्या करते हैं बेटा, सिंचाई करते हैं। मृदा के लवणों को उदासीन करने के लिए पांचवा देखते हैं, पांचवा और छठा देखते हैं अपने बेटा। इसमें छठा है भू परिष्करण यंत्रों का सफलतापूर्वक प्रयोग, मतलब जुताई व बुआई के लिए क्या होता है, अपने को जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद है जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए 8वां पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, बीजों के अंकुरण के लिए, और अंतिम पॉइंट है 9वां बेटा अपना, उर्वरकों या पोषक तत्वों को देने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, अपने सिंचाई करते हैं। सिंचाई के ये उद्देश्य है। क्या उद्देश्य बेटा, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी सिंचाई करने से, सूखे से पौधा बच जाएगा, उसके बाद पाले से बचाया जा सकता है, मृदा और वायुमंडल में दोनों में अच्छी नमी बनी रहेगी, और मृदा लवणों को उदासीन करने के लिए। मृदा लवणों को उदासीन किस प्रकार से किया जाता है, जैसे पानी में साल्ट है, जो लवण है वो क्या है घुल जाएंगे और पानी के साथ क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। पानी के साथ मृदा के लवणों का घुलकर नीचे जाना क्या कहलाता है बेटा, निक्षालन कहलाता है। निक्षालन की परिभाषा या लीचिंग की परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मृदा लवणों का पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाना क्या कहलाता है बेटा, निक्षालन कहलाता है। इससे क्या होता है, मृदा के लवण उदासीन हो जाते हैं
जुताई और बुआई के लिए, अपने जो बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक होता है बेटा? पानी आवश्यक होता है, नमी आवश्यक होती है, तो खेत में जुताई आसानी से होती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए, नमी अच्छी होगी मृदा में तो जीवाणु अधिक क्रियाशील होंगे, जिससे अपने को क्या है कि फसल उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। बीजों के अंकुरण के लिए उचित नमी मिलने पर ही बीज क्या होते हैं बेटा? अंकुरित होते हैं। उर्वरकों और पोषक तत्वों को देने के लिए, उर्वरक और पोषक तत्व क्या है? अपने पानी के साथ घोलकर उनको देते हैं और घुलनशील अवस्था में ही वो बेटा पौधों को प्राप्त होते हैं। इसको जल्दी से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद में अपने आगे देखेंगे फसलों में सिंचाई का समय का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अपने को पता चलता है कि अब पौधों में सिंचाई करनी चाहिए। यह स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने आगे देखते हैं फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण। फसलों में सिंचाई के समय का निर्धारण मतलब अपने को कौन से समय में सिंचाई करना चाहिए, यह किसके आधार पर अपने निर्धारित करते हैं। जितना ज़्यादा ज़रूरी बेटा फसलों में सिंचाई करना है, उतना ही ज़रूरी अपने को सिंचाई का समय पता होना चाहिए कि किस टाइम पौधों में सिंचाई करनी है। यदि अपने सही टाइम पे सिंचाई नहीं करते हैं, गलत टाइम पे सिंचाई करते हैं, तो अपने को फायदे के स्थान पर अपने को नुकसान भी सिंचाई से हो सकता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं पौधों की बाहरी स्थिति को देखकर, पौधों की बाहरी स्थिति को देखकर सबसे पहला पॉइंट है पौधों की बाहरी स्थिति को देखकर ठीक है। इसमें पौधों की बाहरी की स्थिति को देखकर किस प्रकार से अपने सिंचाई का निर्धारण कर सकता है, क्या अपने को नजर आता है, तब अपने को सिंचाई करनी चाहिए। सबसे पहले इसमें देखते हैं बेटा 1 नंबर। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? मलानी प्रतिशत। मलानी प्रतिशत, विल्टिंग परसेंटेज, विल्टिंग परसेंटेज को देखा जाता है। यदि अपने को म्लानी बिंदु से नीचे मृदा का जल है तो उसमें क्या करना चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। इसका पता कैसे लगा जाता है बेटा? मृदा में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण क्या होता है बेटा? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण 2 शब्द है बेटा, एक तो है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, और दूसरा है बेटा वाष्पोत्सर्जन। अब बेटा ये दोनों शब्द है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर वाष्पीकरण क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए इन दोनों शब्दों को तोड़िए, इसमें भी वाष्प है और इसमें भी वाष्प है। मतलब पानी है जो जरूर भाप बन के उड़ेगा, परंतु भाप बनकर किस प्रकार उड़ेगा? इसमें क्या होता है? मृदा की सतह से, मृदा की सतह से पानी भाप बनकर उड़ता है। मृदा की सतह से पानी क्या होता है बेटा? भाप बनकर उड़ता है। और उत्सर्जन क्या होता है? किसी चीज को शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है बेटे? पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां रंध्रों द्वारा पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। भाप बनाकर क्या उड़ा देती है? इसको क्या बोला जाता है बेटा? उत्सर्जन, यानी कि निकालना। पौधों की पत्तियां
क्या निकाल रही है, पानी को निकाल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, वाष्प उत्सर्जन बोला जाता है। और मृदा की सतह या कहीं भी खुला पानी पड़ा है समुद्र में, वो पानी क्या है जो उड़ता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, वाष्पीकरण बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। अब अपने इसमें देखते हैं क्या बात चल रही थी अपनी, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन एवं निक्षालन। अब बेटा निक्षालन वर्ड आ गया। निक्षालन क्या होता है कि बेटा पानी का नीचे चले जाना। इनके द्वारा इन तीनों विधियों द्वारा क्या होगा बेटा, पानी की कमी होगी। इनके द्वारा क्या होता है बेटा, पानी लगातार उड़ता रहता है या नष्ट होता रहता है। ठीक है, इसके में एक समय ऐसा आ जाता है कि मृदा में पानी, अब देखो ये बेटा मृदा है, इसमें ये मृदा के कण हैं, ठीक है, इसमें ये मृदा के कण हैं। ये बेटा इसमें मृदा के कण हैं, ठीक है, इसमें ये मृदा के कण हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, पानी भरा रहता है। इसमें क्या है, ये जो है पानी है, ये जो रेड पेन से बूंदे हैं ये पानी की बूंदे हैं। ठीक है, ये पानी की बूंदे हैं। अब बेटा क्या होगा, कुछ तो क्या होगा कि भाप बनकर उड़ जाएगा। किससे उड़ जाएगा बेटा, वाष्पीकरण से। अब दूसरा क्या होता है बेटा, ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इससे क्या होगा बेटा, वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा बेटा, पौधे से क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। मृदा से सीधा क्या उड़ जाएगा, वाष्पीकरण। अब क्या होगा, कुछ पानी बेटा मृदा में नीचे चले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निक्षालन। अब बेटा ये तीनों लगातार दिन प्रतिदिन प्रक्रिया होती चली आ रही है, तो क्या होगा, मृदा में पानी कम हो जाएगा। मृदा में क्या हो जाएगा बेटा, पानी की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा बेटा, पानी की कमी। अब एक दिन पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि ये रेड वाले जो डॉट है वो क्या है, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक रेड वाले डॉट आ जाएंगे, यहाँ तक। अब इस पौधे की जड़ तो यहाँ तक ही है गुरुदेव, तो पौधे को पानी क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति को क्या बोला जाता है बेटा, मलानी बिंदु बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोला जाता है बेटा, मलानी बिंदु बोला जाता है, जिससे क्या होते हैं कि पौधे मुरझाने लग जाते हैं, पौधे मुरझाने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे पौधे मुरझा जाते हैं। और इस अवस्था पर सिंचाई अपने को कर देनी चाहिए। इस पर क्या कर देनी चाहिए बेटा, सिंचाई कर देनी चाहिए। जब ये अवस्था आए उससे पहले अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। मतलब पौधे को बाहरी भाग को देखकर अपने सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि किसके आधार पर अपने को सिंचाई करनी चाहिए। अब फर्स्ट तो देख लिया, मलानी प्रतिशत के आधार पर अपने को सिंचाई करनी चाहिए। और बेटा अब अपने दूसरा देखते हैं, पत्तियों का संकुचन होना। पत्तियों का संकुचन होना। अब पत्तियां बेटा संकुचित होगी। अब पत्तियों में क्या होगा बेटा, लगातार वाष्पीकरण होगा और पत्तियों का काम है पानी को उड़ा देना। पत्तियों का क्या काम है बेटा, पानी को उड़ा देना। परंतु जड़ों को नीचे से पानी की कमी होने के कारण पानी नहीं मिल रहा। देखा था आपने इसमें मलानी प्रतिशत में कि जड़ों से नीचे तक पानी चला जाता है, जिससे जड़ों को पानी क्या होता है बेटा, नहीं मिल पाता है। जब जड़ों को पानी नहीं मिलेगा और पत्तियां लगातार पानी को उड़ाती रहेगी, पानी को उड़ाती रहेगी, तो पत्तियों में पानी की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। जैसे ही पत्तियों में पानी की कमी होती है तो पत्तियां इस प्रकार से मुड़ना स्टार्ट कर देती है, संकुचित होना स्टार्ट कर देती है। इस स्थिति को आने से पहले भी अपने को क्या करना चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। पहला अपने पौधे की बाहरी स्थिति को देख के किया था। अब दूसरा अपने बेटा करते हैं मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी के आधार पर। अब बेटा मृदा नमी का क्या आधार पर मृदा नमी के आधार। अब बेटा मृदा की नमी का क्या आधार है जिस पे गुरुदेव अपने को सिंचाई करनी चाहिए।
तो मृदा की नमी का भी कुछ आधार होता है। अब बेटा क्या होता है, जल की ऊपरी सीमा होती है, जो जल की ऊपरी सीमा होती है मतलब अधिकतम उसमें इतना ही पानी समा सकता है। अब बेटा ये अपना क्या है, खेत है। अब ये क्या है बेटा, अपना खेत है। इसमें क्या हुआ, अपने पानी लगा दिया, पानी क्या कर दिया, अपने पानी लगा दिया, ठीक है। अब इसमें पानी लगा दिया, अधिकतम पानी समा गया बेटा, जितना इसमें पानी आना था इतना आ गया। इसको क्या बोलते हैं, मतलब फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब इसमें इतना ही पानी आ सकता है। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है, मतलब इस मृदा में इतना ही पानी आ सकता है। और क्या होता है, निचली सतह भाई कि ऊपरी सतह की मतलब अधिकतम इतना ही पानी आ सकता है, और निचली सतह क्या होती है कि कम से कम अधिकतम पानी, इससे ऊपर क्या हो, पानी खड़ा रह जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम पानी, न्यूनतम पानी की मात्रा क्या कहलाती है, म्लानी बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, म्लानी बिंदु कहलाती है। और स्थायी म्लानी बिंदु कहलाती है बेटा, स्थायी मतलब इसके बाद में यदि फसल लगाई हुई है और स्थायी म्लानी बिंदु आ गया, मतलब पौधे इस स्थिति से भी नीचे निकल गया पानी, इस स्थिति से भी नीचे निकल गया पानी, तो पौधा क्या होगा बेटा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसको उसके बाद में पानी देने पर वो जीवित नहीं होगा। परंतु म्लानी बिंदु पर पानी देने पर पौधा जीवित हो सकता है, और स्थायी म्लानी बिंदु पर पौधे को पानी देने पर, वो सजीवनी बूंटी पिलाने पर भी वो क्या होगा बेटा, जीवित नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच का जो अवस्था होती है, इन दोनों के बीच की अवस्था कौन सी होती है बेटा, म्लानी बिंदु होता है। उस स्थिति आने से पहले पहले या उस स्थिति पर तो पानी को जरूर मृदा में दे देना चाहिए, फसलों को उस स्थिति पर पानी जरूर दे देना चाहिए। उसके बाद में तीसरे निर्धारण है बेटा क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था। अब बेटा ये चीज क्या होती है, क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, जैसे आपके एग्जाम के नज़दीक बोलते हैं ना, अब तो मेरी क्रिटिकल स्टेज है, मुझे ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, उसी प्रकार मृदा में भी, फसलों में भी क्रांतिक अवस्थाएं होती है बेटा, कि उनको उस कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, किसान के पास पानी उपलब्ध हो चाहे ना हो, उसको तो वो पानी चाहिए। ऐसी फसलों में क्या है, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिस स्थिति पर पौधों को तो जरूर पानी चाहिए। यदि उस स्थिति पर उस टाइम पौधों को पानी नहीं दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, पौधे मर जाएंगे, उत्पादन प्रभावित होगा, अपने को उत्पादन कम प्राप्त होगा। तो इसको बोला जाता है क्रांतिक अवस्था, यानी कि ऐसी पौधों की ऐसी स्थिति जिस स्थिति पर पानी देना अति आवश्यक है, यदि उस स्थिति पर पौधों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो पौधे क्या है, सुसाइड कर लेंगे, पौधे मर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ फसलों के अपने क्रांतिक अवस्थाएं देखते हैं। कुछ फसलों की क्या होती है बेटा, क्रांतिक अवस्थाएं इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इसकी जो टेबल फॉर्मेट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ की लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगी। देखो बेटा, गेहूं की क्रांतिक अवस्था, गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है जो उसकी रूट, क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, ये स्टेज होती है। मतलब शीर्ष जड़ जमाव के समय इसको क्या होती है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये कब होती है बेटा, बुआई के डे आफ्टर सोविंग, बुआई के 21 दिन बाद ये स्थिति आती है। इस पर यदि पौधों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो पौधा मर जाएगा। इसी प्रकार बेटा अपने देखते हैं कि चना, सरसों और अलसी, चना और सरसों में देखते हैं फूल आने से पहले, फूल आने से पहले सिंचाई अपने को करनी चाहिए, फूलों के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अब अपने बेटा कुछ और उदाहरण देखते हैं। आलू में बेटा,
आलू में अंकुरण के समय कब करनी चाहिए बेटा? अंकुरण के समय करनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपने देखते हैं बेटा मक्का में सिंचाई बेटा कब करनी चाहिए? मक्का में सिंचाई करने के लिए टेसलिंग व सिल्किंग। अब सिल्क क्या होता है बेटा और टेसल क्या होता है? मक्का में नर पौधों को आने की क्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? टेसलिंग बोला जाता है। मक्का में नर पौधों के आने को टेसलिंग बोला जाता है। और सिल्किंग क्या होता है बेटा? मादा पौधों को आने को। अब मादा फूलों को आने को और नर फूलों आने को ये टेसलिंग और सिल्किंग बोला जाता है। अब बेटा हमें याद कैसे रहेंगे सर जी? ये तो हार्ड है, इनको तो भूल जाएंगे। टेसलिंग वाला सिल्किंग में हो जाएगा, सिल्किंग वाला टेसलिंग में हो जाएगा। तो बेटा इसको याद रखने का तरीका है सिल्क। पहले होते थे पुराने जमाने में सिल्क के सूट। सिल्क के क्या होते थे? सूट। पेंट कुर्ता नहीं होते थे सिल्क के बेटा। पेंट कुर्ता हमेशा सूती होते थे। और सूट कौन से होते थे बेटा? सिल्क के सूट होते थे। तो सूट कौन पहनती है? और सिल्क की तीवड़ समझते हो? घाघरा जो कुर्ता होता है सिल्क का वो कौन पहनते हैं? लेडीज पहनती है। तो लेडीज को बेटा क्या बोला जाता है? मादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइंस की भाषा में मादा बोला जाता है। मादा फूलों के आने की क्रिया को क्या बोलेंगे बेटा? सिल्किंग बोलेंगे। ठीक है। अब अपने देखते हैं एक कपास में क्या होते हैं? डोडे, डिंडे लगते हैं ना, डिंडे। उनको आने के समय, डोडे आने के समय नहीं, डोडे वाली शाखा आने के समय, जब डोडे वाली शाखाएं आती है उस समय क्या होता है बेटा? ये क्रांतिक अवस्था होती है। अब एक फसल में क्रांतिक अवस्था 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब दूसरा होता है डोडे बनते समय 1, 2, 3 कितनी भी उसमें क्रांतिक अवस्थाएं बेटा हो सकती है। उसके बाद में बेटा अपने बात करते हैं कि सिंचाई में जलवायु के आधार पर 3 तरीके अपने बेटा देख लिए थे। पौधों की बाहरी स्थिति को देख के, मृदा नमी को देख के और क्रांतिक अवस्थाओं को देख के। अब बेटा अपने चौथा देखते हैं जलवायु के आधार पर। ये लिख लिया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपने देखते हैं जलवायु के आधार पर और उसके बाद में अपने देखेंगे कुछ अन्य विधियां हैं जिसके द्वारा अपने सिंचाई की मात्रा का निर्धारण करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथा है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर किस प्रकार से अपने सिंचाई का निर्धारण करते हैं? देखो बेटा, जहां की जलवायु क्या है, ज़्यादा गर्म है, वहां पर अपने को सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जहां की आर्द्र जलवायु है, ठंडी जलवायु है, वहां पे क्या करना पड़ेगा? अपने को सिंचाई कम करनी पड़ेगी। वहां पे नमी तो ऑटोमेटिक है, तो वो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पीकरण भी कम होगा। तो अपने लिखते हैं जलवायु के आधार पर किस किस प्रकार से अपने निर्धारित करते हैं। देखो, सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश कितना आ रहा है उस पर निर्धारित करते हैं। अब सूर्य का प्रकाश यदि ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण भी बढ़ेगा और वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा। दूसरा, तापमान, यदि तापमान ज़्यादा होगा बेटा तो वाष्पीकरण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा और पौधे मुरझाएंगे, इसलिए उनको स्वच्छ रखने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपने देखते हैं वायु की गति।
वायु की गति। अब वायु की गति अधिक होगी तो बेटा क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बढ़ेगी। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बढ़ने से जल की मात्रा अपने को ज़्यादा चाहिएगी। ठीक है, अब वायु की गति बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, आर्द्रताएं कम होगी। उसके बाद में अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता। अब बेटा अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, मृदा में नमी कितनी है वो क्या होता है बेटा, अपेक्षित आर्द्रता होती है। यदि वायुमंडल में और मृदा में अच्छी नमी है, खूब नमी है, पौधों को जल प्राप्त हो रहा है, पौधों को जल की आवश्यकता नहीं होती प्राप्त आर्द्रता नमी होने पर, तो क्या होगा बेटा, आर्द्रता यदि ज़्यादा होगी तो अपने को सिंचाई की आवश्यकता क्या होगी बेटा, कम होगी। यदि यही आर्द्रता कम होगी तो सिंचाई की आवश्यकता क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। इसके बाद में अंतिम अपने देखते हैं अन्य विधियों के द्वारा, अन्य विधियों के द्वारा। अब अन्य विधियां क्या होती है बेटा, अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी पर। क्या होता है बेटा अन्य विधियों में, टेंशियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, ये क्या होते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दो क्या होते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा को बताते हैं, मृदा में नमी की उपस्थित मात्रा को बताते हैं। ये जो टेंशियोमीटर होता है ये बलुई मिट्टी में कामयाब होता है, चिकनी मिट्टी में इसका उपयोग नहीं करते, चिकनी मिट्टी में इसका उपयोग नहीं करते। यदि चिकनी मिट्टी में इसका उपयोग करेंगे तो इसमें मिट्टी धंस जाएगी और ये अपना इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाएगा। अब ये तो है बेटा वैज्ञानिकों के चौंचले, क्योंकि अपने तो ऐसे है नहीं, घर घर में टेंशियोमीटर लेके आएंगे, जिप्सम ब्लॉक आएंगे और चेक करेंगे कि कितना मृदा में नमी है, कितना मृदा में पानी है। कम है तो अपने लगा देंगे और ज़्यादा है तो क्या करेंगे, अपने नहीं लगाएंगे। तो ये तो अपने कर नहीं सकते, इसलिए ये तो वैज्ञानिकों के चौंचले हैं। अब बेटा फसलों में सिंचाई जल की मात्रा का निर्धारण। अब फसलों में सिंचाई के समय का नहीं बेटा, अब देखते हैं अपने मात्रा का निर्धारण। किसका देखते हैं बेटा, मात्रा का निर्धारण इधर देखते हैं, फिर आप इस दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा एक अपने जलमांग नाम लिया था, क्या नाम लिया था बेटा, जलमांग। अब ये जलमांग क्या होती है, जलमांग होती है बेटा पौधों में उसके सारे कार्य करने के लिए बुआई से लेकर उसको कटाई तक जितने जल की आवश्यकता होती है उसको क्या बोला जाता है, जलमांग बोला जाता है। इसमें बेटा कौन कौन सा पानी आ जाता है, देखिए वाष्पीकरण से पानी उड़ेगा अपने, क्या है कि किसी स्थान से, मतलब नहर से, खाड़े से या ट्यूबवेल से कहीं अपने खेत तक पानी लेके आएंगे तो वो क्या होगा बेटा, पानी उड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। ये जल इसकी मांग को पूरा करने के लिए वाष्पोत्सर्जन भी होगा, इसकी मांग को भी पूरा करने के लिए, प्लस इसके बाद क्या होता है बेटा, रास्तों में पानी की हानि, मतलब कि जल स्रोत से अपने खेत तक पानी लेके आए हैं, उसमें रास्ते में क्या होता है बेटा, पानी की अपने को हानि हो जाती है, पानी नष्ट होता है। तो क्या होता है, पानी नष्ट होता है। जैसे अपने किसी कच्चे खाड़े से पानी, नाली से पानी लेके आए हैं, कच्ची नाली से पानी लेके आए हैं, तो क्या होगा बेटा, कुछ तो निक्षालित हो जाएगा, पानी नीचे चले जाएगा, और कुछ साइडों में पानी चला जाता है। अब साइडों में पानी जाता है उसको बोला जाता है सीपेज। अब सीपेज किसको बोला जाता है बेटा, किसको बोला जाता है, पानी के वर्टिकल नहीं, पानी के
सतहों की हॉरिजॉन्टल फैलाव को क्या बोला जाता है बेटा? सीपेज बोला जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसा आड़ा होता है, और वर्टिकल क्या होता है? सीधा होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल फैलाव को क्या बोला जाता है बेटा? सीपेज बोला जाता है। उससे भी क्या होती है? नुकसान होता है, निक्षालन हो जाता है, नीचे चला जाता है पानी, भूमि में चला जाता है, उसको वैसे तो इन्फिल्ट्रेशन बोला जाता है। निक्षालन होता है बेटा, कुछ लवणों को लेके अपने साथ नीचे जाता है, उसको क्या बोलता है? निक्षालन बोलते हैं। और परकोलेशन क्या, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा? कि पानी मृदा में सीधा ही नीचे चला गया, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, तो उसको क्या बोला जाता है? इन्फिल्ट्रेशन बोला जाता है। अब रास्ते में जो पानी का नुकसान होगा, उनकी विशेष क्रियाओं के लिए, विशेष क्रियाओं में जो प्रयुक्त पानी होगा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बेटा क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जल मांग बोला जाता है। अब कुछ फसलों की जल मांग भी निर्धारित होती है, ठीक है। तो कुछ फसलों की अपने जल मांग देख लेते हैं, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। धान की जो जल मांग है 1500 से 2500 mm है, 2500 mm। गन्ना की जो जल मांग है 900 से 2500 mm है, ठीक है। और कपास की जो जल मांग है वो 900 mm है, 900 से 1500 mm है, ठीक है, 1500 mm। और गेहूं की जल मांग है जो 450 से 650 mm है। और उसके बाद में अपने देखते हैं बाजरा की जल मांग, बाजरा की जल मांग है वो 250 mm है। उसके बाद में आलू की जल मांग देखते हैं तो वो 450 mm है, मतलब मिलीमीटर है, मिलीमीटर इनकी जल मांग, ये जल मांग होती है। इसी आधार पर अपने उनको पानी दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने अगले वीडियो में अपने देखेंगे कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।